ई कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की गणित का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है सांख्यिकी, आपकी जो 14वीं प्रश्नावली है। तो उसको शुरू करने जा रहे हैं, तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो सबसे पहले बच्चों एक बात आप नोट करें कि ये जो आपकी 14वीं प्रश्नावली है सांख्यिकी की, इस बार सिलेबस के अनुसार इसका अंक भार बढ़ा करके 11 नंबर कर दिया गया। तो इस प्रश्नावली में से 11 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, यानी ये एक प्रश्नावली करने से ही आपको केवल 11 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो यदि एक प्रश्नावली और कर लें इसके साथ साथ, तो आप 2 प्रश्नावली करने से भी गणित में आसानी से पास हो सकते हैं। तो जो विद्यार्थी अपने आप को गणित में थोड़ा कमज़ोर पाते हैं उनके लिए, और जो विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप 11 नंबर एक प्रश्नावली करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो 11 नंबर की ये प्रश्नावली, इसको आप हमेशा नोट करिए, इसको बहुत ही गौर से सीखिए। तो इस प्रश्नावली में सांख्यिकी में जो है वो 3 प्रकार के आंकड़े आपके पास रहेंगे। एक आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना, फिर माध्य ज्ञात करना और फिर बहुलक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जो है वो 14.1 में प्रश्न दिए गए वो माध्य के हैं। तो माध्य के कितने प्रकार के प्रश्न होंगे ये हम सबसे पहले जानेंगे। और माध्य, माध्यक और बहुलक क्या होते हैं? ये होते हैं, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, यानी आंकड़ों का केंद्र ज्ञात करने के लिए या आंकड़ों का झुकाव किस तरफ है ये ज्ञात करने के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो आंकड़े जो है किसी प्रकार का सर्वे जब हम करते हैं, जैसे विद्यार्थियों के अंकों का हो, चाहे जनसंख्या का हो, चाहे लंबाई ऊंचाई, किसी प्रकार के आंकड़े जब इकट्ठे किए जाते हैं तो वो जो है वो विचर या आंकड़े होते हैं और उनका माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। वैसे ये छोटी क्लास में आपने 7वीं क्लास से भी पढ़े हैं और 9वीं क्लास में भी इससे संबंधित सवाल थे, छोटे सवाल, तो उनको भी आप याद रख सकते हैं और वैसे छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जब वर्गीकृत आंकड़ों के प्रश्न आएंगे, तो वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है कि जब आंकड़ों का परिसर लंबा होता है तो उनको क्या है कि वर्ग अंतराल में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये टेबल बनी हुई है, इसमें मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से जब माध्य ज्ञात करेंगे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि में जो प्रश्न दिया जाता है उसकी क्या विशेषता है वो हम पढ़ेंगे इसमें अच्छी तरह। तो सबसे पहला जो ये कॉलम होता है इसमें होता है वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल में कभी कभी जो है वो जो आंकड़े दिए होते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो है उनको भी उनका नाम भी लिख देते हैं सीधा, लेकिन ये वर्ग अंतराल में होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 0 से 2, फिर 2 से 4 और 4 से 6, इस प्रकार से आगे जहाँ तक दिए हुए हैं तो इस प्रकार से आंकड़े दिए होते हैं। फिर दूसरा जो कॉलम होता है वहाँ पर हमेशा होती है बारंबारता, ठीक है। तो बारंबारता का मतलब ये है कि ऐसे कितने व्यक्ति या संख्याएं हैं जो 0 से 2 के बीच में आ रही है। मान लीजिए ऐसी संख्याएं 2 है और ऐसी 2 से 4 के बीच में आने वाली मान लीजिए 4 है, 4 से 6 के बीच में आने वाली मान लीजिए 5 है और आगे जो भी हो। तो इस प्रकार से ये बारंबारता, तो हमेशा जो वर्गांतराल के जो आंकड़े होते हैं ये प्राप्तांक होते हैं, इनको प्राप्तांक भी कहते हैं, विचर भी कहते हैं, कई बार इनको बंटन भी कहते हैं। और बारंबारता को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी एफ से लिखते हैं, एफ इसका संकेत होता है। फिर यहाँ पर जो है वो वर्ग चिन्ह का तीसरा कॉलम हमेशा किसका रहेगा? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह एक प्रकार से क्या होता है कि मध्यमान होता है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब यहाँ पर जैसे निकालने का तरीका, ये वर्ग चिन्ह को हम x से व्यक्त करते हैं, तो उसके साथ i भी लगा सकते हैं, fi, xi भिन्न भिन्न आंकड़ों के लिए, तो आप x लिखें। तो वर्ग चिन्ह निकालने का देखो यहाँ पर ये सूत्र आपको बता रखा है कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो यहाँ पर ये जो होती है नीचे की सीमा होती है और ये होती है ऊपरी सीमा। तो इन दोनों को जोड़ करके देख सकते हैं आप और 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे आप। तो जैसे 0 + 2, 2 बटे 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 1 हो गया। इसी प्रकार जब आप इसका निकालेंगे तो निम्न सीमा इसकी कितनी हो गई? 2 और +4, 6, 6 बटे 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब ये एक प्रकार से क्या होता है? मध्यमान होता है।
यानी इन दोनों के का मध्यमान 0 से 2 का, 2 से 4 का, 4 से 6 का मध्यमान यहाँ पर निकालते हैं और फिर यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, f और x का गुणा करते हैं। तो ये f है और ये x है, इन दोनों को गुणा करेंगे। जैसे 2 एकम 2 हो गया, ऐसे ही 4 ये 12 हो गया। तो इस प्रकार से इनको सीधा गुणा किया जाता है और गुणा करने के बाद जो यहाँ पर आपको जो ये कॉलम दिख रहा है fx का, इसका योग किया जाता है यहाँ पर नीचे। तो योग का चिन्ह होता है इस प्रकार से सिग्मा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा f गुणा x, तो जो f गुणा x की जो आपने सारणी बनाई उसका योग कर लेंगे हम। और इसका योग कभी नहीं करना है, आपको ये हमेशा याद रखना है, इसका योग कभी नहीं करना, f का योग करना है, यानी बारंबारताओं का योग आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये लिखेंगे हम सिग्मा f। अब देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं, तो इसका ये सूत्र हो गया। तो यहाँ पर लिखा है ना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हमने यहाँ पर क्या निकाला, सिग्मा एफ एक्स, और ये निकाला सिग्मा एफ। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या ज्ञात हो जाएगा, माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो ये इस विधि को आप गौर से समझिए कि मध्यमान निकालो, एफ गुणा एक्स करो, इनको जोड़ो और सिग्मा एफ का भाग दो। तो इसको आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए कि जब प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी मैं आपको सवाल भी करके बताऊंगा इसके, और इसके बाद हम दूसरी विधि पर चलते हैं। तो एक बात और नोट करें बच्चों, आपकी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कब करेंगे, तो ये आप यहाँ पर अच्छी तरह याद रखिए कि प्रत्यक्ष विधि जब काम में ली जाती है जब x और f के संख्यात्मक मान कम होते हैं। यानी यहाँ पर जैसे x और f की छोटी संख्या है, जिस सवाल में संख्याएं छोटी दी गई, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तब जो है वो इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। और जब आंकड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे बारंबारताएं बड़ी बड़ी दे रखी है, मान लीजिए 20, 50, 40, 100 इस प्रकार दे रखी है, वर्ग अंतराल जो है वो ये भी बड़ा हो, तो x के मान भी बड़े आ जाए, मान लीजिए 10, 15, 20, 50 ऐसे आ जाए। तो इस प्रकार जब बड़ी संख्याएं हो जाए तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब तक इनके संख्यात्मक मान कम होते हैं x और f की, ये अच्छी तरह याद रखिए। तो जब संख्यात्मक मान इनका कम हो तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट विधि पर। अब हम माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि पर आ गए हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की जो कल्पित माध्य विधि है, तो इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब x और f के मान बड़े हों। एक तो ये बात आप नोट रखें कि जब बड़े मान आ जाएं तो आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि जब वर्ग अंतराल समान नहीं हो, तो ये दो चीजें हो यदि प्रश्न में, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये जो आपके पास पहला कॉलम है, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया होता है। तो मैं ये आपको नोट कर देता हूँ, यहाँ पर हमेशा पहले कॉलम में होता है वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल जैसा हमने पिछले प्रश्न में लिखा था उसी प्रकार से होता है, लेकिन ये वर्ग अंतराल बराबर नहीं हो। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 0 से 10 है, फिर आगे वाले में 10 से मान लीजिए 30 है, फिर 30 से मान लीजिए 50 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो अंतर कितने का है, 10 का है, यहाँ पर 20 का हो गया और यहाँ पर भी 20 का हो गया। और इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आगे आ जाए 50 से लेके 60 तक। तो जब वर्ग अंतराल समान नहीं हो और एक्स एफ का मान बड़ा हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पर हमेशा क्या रहती है, बारंबारता, वो अभी जो हमने पढ़ी थी। तो दूसरे नंबर पर कॉलम में हमेशा दूसरे कॉलम में आप बारंबारता लिखेंगे, उसको एफ से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर उसी प्रकार से आप क्या ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, ठीक है। और जो एक्स हमने निकालने का तरीका समझा था, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। और अब यहाँ पर एक चीज आपको नई ज्ञात करनी है, वो होता है विचलन। तो इस कॉलम में आप ये लिखेंगे विचलन, और विचलन का संकेत हम रखेंगे डी, क्योंकि इंग्लिश में इसको डिविएशन कहते हैं। तो वो डी बराबर हम लेंगे x माइनस ए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे किसी को, और वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखो इस प्रकार से ये जो d निकालने का तरीका है, ये आप हमेशा इस तरीके से याद रखें, x माइनस ए। और फिर यहाँ पर जो ये अंतिम कॉलम होगा, इसमें हम करेंगे f गुना d। देखो उसमें f गुना x होता था, इसमें f गुना d होगा, यानी f और d को गुणा करते जाएंगे और ये सारणी तैयार हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर बारंबारता मान लीजिए आपको 2 दे रखी है,
यहाँ पर 5 दे रखी है, यहाँ पर मान लीजिए 7 दे रखी है, यहाँ पर मान लीजिए 6 दे रखी है, इस प्रकार से है। और वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, तो 0 + 10, 10 बटे 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये पहला जो वर्ग चिन्ह आ गया वो 5 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, तो 10 + 30 40, 40 बटे 2 कितना हो गया, 20 हो गया। और इसी प्रकार से ये 80 बटे 2 कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये यहाँ पर आप एक इसको मानेंगे तो आप हमेशा याद रखें कि जो वर्ग चिन्ह का पहला मान है, ठीक है, ये वाला, इसको आप क्या मानेंगे, हमेशा a मानेंगे। और फिर x - a, यानी ये जितने भी x हैं उनमें से बारी बारी से a को घटा करके ये सारणी तैयार करेंगे। तो जैसे पहला मान क्या हो जाएगा, 5, x का मान 5 है और a भी कितना है, 5 है, तो ये 5 माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। ये किसी टेक्निकल वजह से ये ऊपर के आंकड़े उड़ गए, तो आप थोड़ा वीडियो को बैक करके आप इसको देख सकते हैं वापस। तो यहाँ पर x - a करेंगे तो आप पहले क्या करें, ये सारे x लिख लें, जैसे ये 5 आ गया, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 40, ये जितने भी इस प्रकार लिख के इन सब में से आप क्या करेंगे, बारी बारी से a को घटाएंगे। तो a हमने क्या माना था, इसको मानते हमेशा a, पहले वाले को, तो ये a हो गया। तो यहाँ पर ये 5 घटेगा, फिर इसमें से भी क्या घटेगा, 5, फिर इसमें से भी क्या घटेगा, 5, इस प्रकार से सारे ऐसे चलते जाएंगे। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, f गुना d। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिर f गुना d की जो सारणी बनेगी, यानी ये कितना आ गया, 0, फिर ये आ गया आपके पास 20 में से 5 गए 15, फिर यहाँ आ गया आपके पास 35। तो इस प्रकार से f और d का गुणा करके आप, यानी 2 गुना 0 0 हो गया, फिर 5 को 15 से गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के इनका योग करेंगे आप। तो इसको लिखेंगे सिग्मा f गुना d, ठीक है, यानी f और d का जो कॉलम बनाया आपने उसका आप योग कर लेंगे। और इसी प्रकार यहाँ भी आप किसका योग कर लेंगे, f का योग कर लेंगे। और फिर आप जब सूत्र देखेंगे तो आप देख सकते हैं कल्पित माध्य विधि से जब माध्य ज्ञात करते हैं तो ये a जो हमने यहाँ माना था ये a हो जाता है, और फिर सिग्मा एफ डी ये जो आपने यहाँ निकाला और बटे सिग्मा एफ, इससे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं इसके सवाल करके आपको बताऊंगा। तो अब हम इसकी तीसरी विधि पर चलते हैं, इसको आप गौर से समझना, 2-3 बार जरूर गौर से देखना इनको। तो ये हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि है, पग विचलन विधि, या इसको पद विचलन विधि भी कहते हैं। इसको पग की जगह पद विचलन विधि भी कह सकते हैं आप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार विधि है, बहुत ही सरल होती है और इससे कैलकुलेशन भी छोटी होती है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि पद विचलन विधि का या पग विचलन विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब वर्ग अंतराल समान हो। यानी जो हम यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखते हैं ना, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पहला कॉलम होता है किसका है, वर्ग अंतराल का होता है। तो ये वर्ग अंतराल यदि आंकड़ों का बराबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 से 10, फिर 10 से 20, तो यहाँ पर 10 से 20, फिर 20 से 30, इस प्रकार से जब वर्ग अंतराल बराबर होता है तो देख रहे हैं कि ये भी 10 का अंतर हो गया, यहाँ भी 10 का अंतर हो गया, यहाँ भी 10 का अंतर हो गया। तो जब वर्ग अंतराल बराबर हो तो जो है इसमें पद विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे नंबर पर हमेशा क्या चीज़ होती है वो आपको याद हो गया होगा। तो दूसरे नंबर पर हमेशा होती है बारंबारता, तो इसको हम F से लिखते हैं। और तीसरे नंबर पर होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो 0 + 10, 10 बटे 2 कितना आ जाएगा 5, फिर 10 + 20, 30 बटे 2 कितना आ गया 15, और फिर 50 बटे 2 कितना आ गया 25। इस प्रकार से ये वर्ग चिन्ह जो है उसको हम x से व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अब गौर से सुनिए। वैसे तो ये सूत्र होता है, ये जो u लिखते हैं इसको हम u बराबर होता है x - a/h, ये सूत्र होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो लेकिन आपको क्या करना है, आप गौर से सुनिए इस बात को कि आप इस सबसे पहले जो x को आप क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे, और फिर उसके सामने आप 0 लिखेंगे हमेशा, ठीक है।
और उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ बस 0, 1, फिर 2, फिर 3, बस आपको गिनती लिखनी है हमेशा ही। आपको इससे कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आएंगे, x में से a घटा करके। h का मतलब है इनका वर्ग अंतराल है इनका, तो जब आप इनका भाग देंगे तो आपके पास ये ही आएंगे। तो आपको हमेशा हर प्रश्न में 0, 1, 2, 3 यही लिखना। आपको a बस आपको क्या करना है, सबसे पहला मानना है, फिर ये गिनती हमेशा आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर जो कॉलम बनता है वो आपके पास बनता है f गुणा u का। तो देखो, पहले जब प्रत्यक्ष विधि में f गुणा x होता है, फिर दूसरी जो कल्पित माध्य विधि में f गुणा d होता है, और अब ये जो पग विचलन विधि इसमें f गुणा u होता है। तो f और u का आप गुणा करेंगे और यहाँ पर जो भी आंकड़े आएंगे उनका आप यहाँ पर क्या करेंगे, योग करेंगे। और योग को हम इस सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा f गुणा u हो गया। और फिर आप यहाँ पर जब बारंबारताओं का योग करेंगे, सिग्मा f, ठीक है। और फिर इसका सूत्र आप यहाँ पर याद रखिए इसको अच्छी तरह, कि इसका पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है a। तो a हमने यहाँ पर माना ये, और सिग्मा f u, तो ये हमने यहाँ पर ज्ञात किया ये, और बटे सिग्मा f ये वाला, और फिर गुणा में h होता है वर्ग अंतराल, ठीक है। h क्या होता है, h आपको लेना है वर्ग अंतराल, यानी वर्ग जो दे रखे हैं उसमें अंतराल कितने कितने का है। तो वो आप गौर से यहाँ से देख सकते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये 10 हो गया। तो इस सूत्र में रख करके और फिर आपको कैलकुलेट करना है। ऐसा सवाल मैं अब आपको करके बताऊंगा। तो ये मैं समझता हूँ कि तीनों विधियाँ आपने गौर से देखी हुई, एक बार गौर से फिर इनको देखा करो, अच्छी तरह आपको लर्न हो जाएंगे, तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब हम प्रश्नों पर चलते हैं, हम प्रश्नों को हल करके देखते हैं। अब हम आ गए 14.1 प्रश्नावली पर। तो यहाँ पर आपको जो पहला सवाल दे रखा है उसमें आपको क्या करना है कि इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पर घरों की संख्या ये दे रखी है। तो यहाँ पर हमेशा जो सारणी जो इस प्रकार से क्षैतिज दे रखी होती है उसको हमें इस प्रकार से हमेशा ऊर्ध्वाधर सारणी बना करके, खड़ी सारणी बना करके सवाल करना है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है हमेशा ये वाला, ये हमेशा आंकड़ों का होता है। तो इसको यहाँ पर वर्ग अंतराल वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे वर्ग अंतराल आपको यहाँ पर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ये दे रखे हैं आपको अच्छी तरह, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप जानते हैं हमेशा बारंबारता होती है। तीसरे नंबर में हमेशा क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। अब यहाँ पर एक बात जो आपसे पूछिए वो ये है कि आप इस प्रश्न को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो हमने 3 विधियाँ अभी पढ़ी थी। तो हम इसमें जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूंकि आंकड़ों व f का संख्यात्मक मान छोटा है, तो आप देख सकते हैं कि यही संख्याएं जो छोटी दे रखी है आपको, ये जो वर्ग अंतराल वाले जो आंकड़े हैं ये, और बारंबारताएं भी छोटी दे रखी है, छोटी संख्याएं हैं। तो इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब आंकड़े छोटे होते हैं तभी जो है वो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, अब इसको हल करने के लिए पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो आप गौर से देखिए, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो इन दोनों को जोड़ें और 2 का भाग दें। तो 0 + 2, 2 बटे 2 कितना हो गया, 1 हो गया। आप याद रखिए, सुनिए गौर से। और ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ये होता है 0 से 2, 2 से 4। तो आप ये माइनस नहीं माने। और फिर क्या करते हैं, फिर इसको दूसरा निकालेंगे हम। तो 0, ये 2 + 4, 2 + 4 6 बटे 2 कितना हो गया, 3। तो इस प्रकार से इनको जोड़ते जाएं और 2 का भाग देते जाएं। तो 4 + 6 10 बटे 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और 8 + 6 14 बटे 2 कितना हो गया, 7। और ये हो गया आपके पास 18 बटे 2 कितना हो गया, 9। और इसी प्रकार से ये 22 बटे 2 कितना हो गया, 11। और ये 26 बटे 2 कितना हो गया, 13। यानी इनको जोड़ें और 2 का भाग देते। इस प्रकार से वर्ग चिन्ह आप याद कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, f गुणा x। तो ये f है और ये x है, इनको गुणा कर दीजिए। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आ गया। और 2 ये कितना हो गया, 6 आ गया। और 5 एकम 5 हो गया। और 5 सत्ते 35 हो गया। तो आप इन संख्याओं को अपनी कॉपी पर इस प्रकार लिखें कि इनका इकाई का अंक एकदम बिल्कुल ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है उसमें सीध में रहना चाहिए, ताकि जोड़ने में आसानी रहे। और 9 छिके 54। और फिर 11 दूनी कितना हो गया, 22। और फिर ये 13
ये कितना हो गया 39। इस प्रकार से हमने f और x को गुणा किया। ये जैसे ऊपर लिखा है ना, आप इसी को मैं से याद रखा करें कि f गुणा x है तो f और x को गुणा करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमेशा हम यहाँ पर क्या करते हैं, योग करते हैं, तो किसका योग करेंगे, f गुणा x का योग करेंगे। और फिर इसका योग कभी नहीं करेंगे, सिग्मा f करेंगे, यानी बारंबारताओं का योग करेंगे। तो ये दो योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तो ये दे ही रखा था कि 20 परिवार हैं, तो ये 20 परिवार यहाँ पर हमें दे रखे हैं, तो इसका योग तो 20 हो गया। और इसका योग हम निकाल लेते हैं और फिर इसका सूत्र लगा करके इसको हल करते हैं। तो इनका योग आ गया 162। ठीक है, अब हम इनका माध्य ज्ञात करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो हमने चूंकि सवाल को किस विधि से किया है, प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि वाला जो सबसे पहला सूत्र था वो लिखेंगे। प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र था, तो माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले हम लिखेंगे माध्य, और माध्य का जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से x बार होता है। और फिर यहाँ पर जो सूत्र था वो यूं था आपका सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f। ठीक है, तो अब हमने सिग्मा f गुणा x कितना निकाला, 162, और इसमें भाग दे देंगे किसका, सिग्मा f का। देखो ये मान हमने यहाँ पर निकाला है, ये रहा 162, और सिग्मा f कितना है, 20 है, तो 20 का भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.1। अब बात रही कि इसकी इकाई क्या होगी, तो हमेशा आप इकाई यहाँ से लिखेंगे। तो पौधों की संख्या है, तो ये 8.1 पौधे हो गए। ठीक है, इतने पौधे प्रति घर जो है वो औसतन हो गए, यानी माध्य उन पौधों का इतना आ गया। तो हमेशा इसमें यदि रुपए हैं तो आप इसकी इकाई रुपए लिखेंगे, और जो भी चीज़ है आप उसी अंक है तो अंक लिखेंगे, जो भी है वो इकाई यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि का सवाल करना बिल्कुल आसान है, और आप इस विधि को एक बार और गौर से देखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारे पास दूसरा प्रश्न। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दैनिक मजदूरी 500 से 520, फिर 520 से 540, इस प्रकार से आंकड़े दे रखे हैं, और श्रमिकों की संख्या यहाँ पर ये 12, 14। तो ये प्रश्न दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले ऊर्ध्वाधर सारणी इस प्रकार से बना लेंगे। तो ये पहला वर्ग अंतराल हो गया। दूसरा आप जानते हैं बारंबारता होती है। तीसरे स्थान पर हम क्या निकालते हैं, हमेशा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका जो है वो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ें और 2 का भाग दे दें। तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 1020, और 1020 में जब आप 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 510। और यदि आप गौर से देखें तो 500 और 520 के बीच में 510 ही होता है। इसी प्रकार से मतलब मध्यमान होता है ये। और 520 और 540 के बीच में कौन होगा, 530 होगा। तो आप जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो भी यही आएगा, और आप गौर से समझते हैं तो भी सीधा भी देख सकते हैं। और एक तरीका और भी है कि आप देख सकते हैं कि इनका जो पहला मान निकालने के बाद आप अंतर जोड़ते जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 520 और 540 का अंतर 20 है, तो 510 में जो है वो 20 जोड़ेंगे 530। यहाँ भी अंतर कितना है, 20 है, तो 530 में जब 20 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 550। फिर यहाँ भी अंतर कितना है, 20 का, तो 520 में जब 550 में जब 20 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 570। और यहाँ भी अंतर 20 का है, 570 में जब 20 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 590। तो आप 2-3 तरीकों से ये ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर d निकालना है। तो d होता है x माइनस a। तो आप गौर से देखें x माइनस a। तो और a मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये जो पहला x का जो मान होता है इसको आप ऐसे बॉक्स में बना लें, और यही क्या होता है, a होता है। और यहाँ पर एक बार नीचे लिख दें कि माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य a बराबर क्या मान लिया आपने, 510 मान लिया। ठीक है, ये मान हमने 510 a। इस प्रकार से ये a हो गया। अब ये सारे x भी हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, इसमें से अब हमें क्या करना है, बारी बारी से x में से a घटाना है। तो पहले आप गौर से ये x लिख लें यहाँ पर, तो पूरी सारणी यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ पर हो गया 510, फिर आप देख सकते हैं 530, फिर ये 550, और फिर हो गया 570,
और फिर हो गया 590। अब इसमें से ए घटाना है, तो ए आपके पास ये है, तो यहाँ पर क्या घटेगा 510, फिर यहाँ पर फिर 510, मतलब बारी बारी से ए सारों में से घटा दें आप, ठीक है। तो ये 510 सभी में से ए घटाना है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 510 में से 510 जाएंगे तो ये तो आ गया 0, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 530 में से 10 जाएंगे तो कितना आ गया 20, फिर ये घटाएंगे तो ये आ गया 40, और फिर ये आएगा 60, और फिर ये आएगा आपके पास 80। अब यहाँ जो कॉलम होता है वो होता है F गुना D का, क्योंकि हम इसको किस विधि से कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहले लिख भी सकते हैं, यहाँ पर कल्पित माध्य विधि, चूंकि यहाँ पर आंकड़े थोड़े बड़े हैं तो हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कल्पित माध्य विधि द्वारा हल हो रहा है ये सवाल। तो F गुना D, तो देखो F ये है, आप गौर से देखा करें, F ये है, D ये है, तो 12 गुना 0 कितना आ गया 0, 12 को 0 से गुणा किया 0, फिर 14 को हम गुणा करेंगे 20 से, तो ये आएगा आपके पास 280। तो इन संख्याओं को आप ऐसे लिखेंगे, इकाई उनकी जो है एकदम सामने रहनी चाहिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 को हम गुणा करेंगे 8 से, तो ये आएगा आपके पास 320। फिर हम गुणा करेंगे 60 को 6 से, F गुना D करेंगे ना, तो ये आएगा 360। फिर हम 80 को गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो गया आपके पास 800। अब देखो इनका योग करना पड़ता है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा F गुना D, ठीक है। और फिर हमें योग करना होता है हमेशा सिग्मा F का, तो ये हमेशा याद रखिए कि योग किसका करना होता है, कभी X का या D का इनका योग नहीं करना पड़ता है। तो अब ये दोनों योग हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका योग जो है वो यहाँ पर इनका योग आ गया 50, इनको बारंबारताओं का जोड़ा तो इनका योग हो गया 50, और इनको जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1760, ठीक है। आप इस प्रकार से सावधानी से जोड़ कर लीजिए, जोड़ आपका सही आना चाहिए, क्योंकि जोड़ गलत हो गया तो फिर सवाल आपका जो गलत हो जाएगा। अब हमें चूंकि इसको कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, तो हम जब माध्य का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, मैं इसको बराबर में कर रहा हूँ, आप इसको इसके नीचे ही करेंगे आपकी कॉपी में जहाँ जगह होती है। तो x बार बराबर, इसका फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी, ठीक है, और बटे में क्या होता है सिग्मा f, ये वाला सूत्र होता है। तो सावधानी से ये मान आप इसमें रख दें। तो a हमने कितना माना है, ये देखो 510, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 510, और प्लस में आप देख सकते हैं सिग्मा एफ डी, तो ये हमने कितना निकाला है 1760, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1760, और बटे में देखो आप यहाँ पर आपके पास सिग्मा एफ कितना है 50, तो ये सिग्मा एफ हो गया 50। अब देखो आप इसको सरल किया करें ध्यान से, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। बड़ी ध्यान से सरल किया करो इसको आराम से, कि गणना जो बहुत आसानी से हल हो जाए। अब देखो यहाँ पर आपके पास बचता है 176/5। अब आप क्या करें कि बिना किसी लघुत्तम वगैरह के चक्कर में पड़े बिना आप क्या करें, 176 में 5 का भाग दें और 510 को पहले लिख लें, और प्लस में क्या है पहले भाग दे लें। तो भाग देंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है ये आप देख सकते हैं कि 5 3 15, आप अलग पेज पर भाग लगा लें, और 5 7 35, यानी ये सॉरी 5 3 15, और आपके पास में तो ये आ गया 5 5 25, और फिर यहाँ पर बचेगा 1, तो ये आ गया 35.20 हो गया। अब आप इसको जोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ जाएगा 545.20, ठीक है। आप दशमलव का जोड़ थोड़ा ध्यान से किया करें। एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आपके पास 510 में आपको जोड़ना है, यानी ये तो दशमलव की संख्या नहीं है, तो आप इसके साथ 2 0 ऐड कर लें, और अब इसमें क्या करें, इस प्रकार से 35.20 को जोड़ लें, तो आपका जोड़ जाए बिल्कुल सही आएगा। इस तरीके से दशमलव और बिना दशमलव की संख्या को जोड़े हम, तो इस प्रकार से हमारे पास ये माध्य ज्ञात हो गया। अब ये कि इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई ये होगी जो हमें यहाँ पर आंकड़ों की इकाई दे रखी है। दैनिक मजदूरी किसमें थी, रुपए में, तो यहाँ पर आप क्या लिख दें, रुपए का जो नया संकेत होता है इस प्रकार से
तो 545.20 जो है यानी 545 रुपये और 20 पैसे इतना जो इसका माध्य ज्ञात हो गया। तो ये थी आपके पास कल्पित माध्य विधि। तो किस प्रकार से हमने जो इसको डी निकाला है पूना डी के, इसको आप गौर से 2-3 बार देखिए और प्रश्न को जो है वो वीडियो को आप गौर से सुना करें, हर स्टेप को आप सुना करें ताकि ये जो आपको अच्छी तरह सीखने में आ सके। और बिल्कुल इस प्रश्नावली में मैं आपको बताऊं कि इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग बस 4 के अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपके जोड़ घटाव गुणा भाग प्रथम दृष्टि में सही रहने चाहिए, प्रथम प्रयास में सही रहने चाहिए ताकि आपको जो है ये सवाल बिल्कुल सही हो सके। और 11 नंबर देने वाली है आपको ये प्रश्नावली, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम बहुत ही आराम से करेंगे और आप साथ साथ में करते रहिए, ठीक है। तो अभी तक आपने यदि मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर भी किया करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तभी आप सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों, अब कुछ दिन मैं लगातार इसकी वीडियो बनाऊंगा मैथ्स की, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। और फिर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और 12वीं की अंग्रेजी चल ही रही है। तो ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।